नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पृथ्वी से उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में जानेंगे। यह एक बहुत ही कौतूहल का विषय रहा है। आज से नहीं, प्रारंभ और ऐतिहासिक ज़माने ही से लोगों की दिलचस्पी रही है कि आखिर हमारी पृथ्वी बनी कैसे, ये पूरा ब्रह्मांड आया कहाँ से और किस तरह से बना। तो इस संदर्भ में कई सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। हमारे धार्मिक सिद्धांत भी हैं और आज के वैज्ञानिक सिद्धांत भी हैं। तो इससे पहले हम सबसे पहले पृथ्वी के बारे में थोड़ा हम सामान्य जानकारी ले लें। पृथ्वी की उत्पत्ति 4.6 अरब वर्ष पहले मानी जाती है, जबकि इसका व्यास, जो ध्रुवीय व्यास है, वो 12,742 किलोमीटर, जबकि इसका विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर है। इसका औसत घनत्व कहने का अर्थ है ऊपर से लेकर के केंद्र तक का, यानी कि क्रस्ट से लेकर के कोर तक का सभी का कुल मिलाकर के जो घनत्व का औसत है, वो औसत घनत्व 5.52 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है जी। इसके अलावा सूर्य से इसकी दूरी 1.496 × 10⁸ किलोमीटर है। अब हम आते हैं संकल्पनाओं के इतिहास के बारे में। तो सबसे पहले जो वैज्ञानिक संकल्पना जो है वो कास्ते द बफन ने दी, जो कि एक फ्रांस के रहने वाले थे, और इन्होंने 1749 में इसकी एक प्रयास किया। संकल्पनाओं को हम दो भागों में सबसे पहले विभक्त करते हैं। पहला है अद्वैतवादी संकल्पना, जबकि है दूसरा है द्वैतवादी संकल्पना। अद्वैतवादी संकल्पना उसे कहते हैं जिसमें हम केवल एक ही तारे से पूरे के पूरे सौरमंडल की उत्पत्ति की परिकल्पना को दर्शाते हैं। इसे पेरेंटल हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। जिस तरह से एक ही माता पिता से सभी बच्चों की उत्पत्ति होती है, उसी तरीक़ा से माना जाता है कि एक सौरमंडल का जो तारा होता है वो उसका पेरेंट्स होता है, माता पिता होता है, और उसी से ही सारे ग्रहों और उपग्रहों की उत्पत्ति होती है। जबकि द्वैतवादी संकल्पना में ये माना जाता है कि सौरमंडल की उत्पत्ति एक तारे से ना होकर के दो या उससे अधिक तारों से हुई है। इसमें अद्वैतवादी संकल्पना में सबसे पहली जो संकल्पना है वो है कांट की बायवेराशी परिकल्पना, जिसे उन्होंने 1755 ईस्वी में दिया था। ये जर्मनी के एक दार्शनिक थे जी। अब आते हैं इनकी परिकल्पना के मुख्य बिंदु। इन्होंने क्या क्या बताया अपनी परिकल्पना में। तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड में पहले छोटे छोटे बहुत सारे हैं जो कि दैव निर्मित आद्य पदार्थ यूं ही पड़े हुए थे जी, यूं ही पड़े हुए थे, ब्रह्मांड में फैले हुए थे, जिसे इन्होंने दैव निर्मित आद्य पदार्थ कहा है। याद रखने वाली बात यह है कि ये ठंडे थे, जबकि आधुनिक परिकल्पना में माना जाता है कि प्रारंभ में सभी कभी न कभी है जो कि वो तरल अवस्था में, कुछ भी वो पृथ्वी रहा हो वो तरल अवस्था में अवश्य रहा होगा। तो इसे है जो कि दैव निर्मित आद्य पदार्थ कहा, जो कि ब्रह्मांड में घूम रहे पड़े हुए थे, और ये धीरे धीरे आकर्षण शक्ति से एक दूसरे में आकर्षण शक्ति से आपस में टकराने लगे, जिससे इनमें गति उत्पन्न हो गई, और धीरे धीरे ये एक जगह होते गए, बड़े होते चले गए। अब जब बड़ा होते चले गए, अब चूँकि टकरा रहे हैं, तो टकराने से उसमें है जो कि ऊष्मा का भी उत्पत्ति हो जाती है जी। और इस तरीक़ा से ये है जो कि जो अब तक ठंडे पड़े हुए थे ये गर्म तप्त हो जाते हैं, जिसे इन्होंने नेबुला कहा है, निहारिका जिसे हिंदी में कहते हैं, और अंग्रेजी में इसको नेबुला बोलते हैं। इसलिए इसको नेबुलर हाइपोथेसिस में भी गिना जाता है। अब ये जो तप्त था नेबुला, और पदार्थों के टकराने से धीरे धीरे इसका आकार बढ़ता जा रहा था, और इसमें गति भी धीरे धीरे बढ़ रही थी, क्योंकि टकरा रहा है तो गति बढ़ रहा है, ऐसी इनकी मान्यता थी। और धीरे धीरे जब ये गति बढ़ने लगी तो ये अपने अक्ष पर इतना तेज़ी से घूमने लगा कि बीच का भाग भारहीन होने लगा, यानी केंद्रापसारी बल लगने लगा और ये बीच से भारहीन होने लगा। जिस तरीक़ा से अगर हम एक रबड़ वाले बॉल को लें और घुमाएं तो वो दूर दूर घूमने लगता है, तो वो भी एक केंद्रापसारी बल का ही प्रमाण होता है। उसी तरह यहाँ से भी है जो कि केंद्रापसारी बल जब लगने लगा तो ये है जो कि एक वलय के आकार में, रिंग के रूप में, ये छल्ला के रूप में बाहर की ओर निकल गए, उसमें बने नहीं रह सके। यानी इसको अगर हम देखें तो अगर निहारिका यहाँ पर है
तो ये इतना तेज़ी से घूम रहा है कि आखिरकार इससे एक छल्ला बाहर आ गया जी। अब ये छल्ला जो बाहर आया तो धीरे धीरे ये एक जगह है जो कि फिर से संकुचित होने लगा और संकुचित होकर एक जगह है जो कि आकर के एक गांठ के रूप में बन गया। इस तरीक़ा से इससे कुल 9 छल्ले निकले और इस तरीके से हमारे यहाँ 9 ग्रहों का निर्माण हुआ। फिर जो ग्रह हुए ये भी अपने अक्ष पर तेज़ी से घूमते गए, फिर इनमें भी अपसारी बल लगा, अपकेंद्री बल लगा और ये है इनसे भी है जो कि छल्ले के रूप में बाहर निकला और फिर वो एक जगह होकर के उपग्रह का निर्माण किया। इस तरीक़ा से कांट महोदय ने बताया कि किस तरीके से हमारे ग्रहों का निर्माण हुआ और जो बचा हुआ शेष रह गया वो आज हमारा सूर्य है। ये तो हुई उनके सिद्धांत की मुख्य बात है। अब इनकी सिद्धांत की आलोचना भी की जाती है। जैसे कि सबसे पहला है कि कोणीय आवेग की स्थिरता के सिद्धांत के विपरीत है ये, क्योंकि टकराव से गति उत्पन्न नहीं हो सकती है। ये कोणीय आवेग का सिद्धांत कहता है और कांट महोदय कह रहे हैं कि यहाँ टकराव हुआ जिसके कारण उसमें गति उत्पन्न होगी। दूसरा बात इन्होंने बताया कि जब टकराव होने लगा तो टकराव जैसे जैसे टकराव होता रहा, जितना बस पदार्थ आता रहा तो धीरे धीरे इनकी गति में और वृद्धि होती चली गई। जबकि ये बताया जाता है कि टकराव से गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर इसके साथ ही आगे बताया जाता है कि बढ़ते आकार के साथ, क्योंकि देखिए बाहर से पदार्थ जो भी है, आद्य पदार्थ जो है वो आकर के उस पिंड पर जमा होता गया, धीरे धीरे उसका आकार बढ़ता जा रहा है और साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि इनकी गति भी बढ़ती चली जा रही है। तो ये गति भी इनकी बढ़ती चली जा रही है। तो आकार में जब वृद्धि हो रही है तो गति में वृद्धि नहीं होगी बल्कि और गति घटेगा। ये फिजिक्स के नियम के अनुसार है। लेकिन यहाँ पर ठीक इसका उल्टा ये कह रहे हैं कि आकार बढ़ रहा है तो गति भी बढ़ रहा है, जबकि आकार कम होगा तब गति बढ़ेगा। इसको हम उसी तरीका समझ सकते हैं कि एक फुटबॉल हो और एक छोटा सा क्रिकेट का बॉल हो, दोनों को अगर हम समान बल से घुमाएं तो फुटबॉल का गेंद जो है वो उसकी गति कम होगी जबकि गेंद की गति ज़्यादा होगी। इस आधार पर इनकी कुछ आलोचनाएं भी है। इसके अलावे भी बहुत सारी और आलोचनाएं हैं, जैसे कि बताया जाता है इसमें कि सभी एक ही दिशा में क्यों घूम रहे हैं। इसका जवाब इनके पास कुछ नहीं है कि इसके गति नियम क्या हैं। जिस तरीक़ा से आज सूर्य से ग्रहों की दूरी है जो कि काफ़ी बहुत ज़्यादा है, कहते हैं कि इतना नज़दीक रहने से ये संभव नहीं है कि इतना दूरी तक इसका विस्तार हो। साथ ही साथ ये भी एक आलोचना होती है कि इससे 9 ही छल्ले क्यों निकले। 9 के अलावा भी निकल सकते थे, 10 भी निकल सकते हैं, 8 भी निकल सकते हैं, लेकिन 9 ही छल्ले क्यों निकले। लेकिन ये जो आलोचना है ये केवल आलोचना मात्र ही मानी जा सकती है, क्योंकि कोई भी कुछ होने से पहले ये डिफाइन नहीं कर सकता है कि वो उसके कितने छल्ले निकलेंगे या नहीं निकलेंगे। जैसे कि एक प्लेट को हम गिराने से पहले ये बता सकते हैं कि उसका कितना टुकड़ा होगा, और अगर हम प्लेट गिराते हैं, प्लेट टूटता है, अगर उसके 10 टुकड़े होते हैं तो सामने वाला अगर कहता है कि इसके 10 ही टुकड़े क्यों हुए, तो ये इसका कोई जवाब नहीं है। फिर भी इतनी सारी समस्याओं के बावजूद भी इन्होंने आगे अपने इस सिद्धांत से आगे के वैज्ञानिकों के लिए रास्ता प्रशस्त कर दिया। हालांकि आज के समय में इनकी मान्यता उतनी नहीं रह गई है, लेकिन ये माना जा सकता है कि जो प्राचीन के जो सिद्धांत हैं इन्हीं से आज तक के हम सिद्धांत तक पहुंच पाए हैं, क्योंकि इनके ही कांट के ही आगे फिर लाप्लास ने फिर और नेबुलर थ्योरी दी, तो ये सभी इनके पाद के रूप में माने जा सकते हैं। तो इनकी देन इतिहास में दर्ज ही रहेगी। धन्यवाद।